नमस्ते विद्यार्थियों, मैं हूं आर्य नरेश पंडित और आज की इस कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं एचटेट 2025 संस्कृत के एग्जाम पर, जो कि नवंबर या दिसंबर में होने वाला है। तो इस कक्षा में हम समझने वाले हैं एचटेट संस्कृत के एग्जाम की पूरी स्ट्रेटेजी को, उसकी संपूर्ण रणनीति को, और इसी के साथ आज हम पीजीटी के पाठ्यक्रम पर भी चर्चा करने वाले हैं, उसके प्रारूप को समझने वाले हैं। तो आइए कक्षा को आरंभ करने से पूर्व मैं अपना परिचय आप सभी को दे दूं। मैं हूं आर्य नरेश पंडित। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से मैंने संस्कृत में एमए किया है और मेरी विशेषज्ञता पाणिनीय व्याकरण और दर्शन शास्त्र में है। एमए में लब्ध स्वर्ण पदक हूँ, अर्थात गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। 2 वर्षों का अध्यापन का अनुभव है ऐसा। इसी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि परीक्षा में किस तरह से अच्छे परिणाम को प्राप्त किया जा सकता है। पेपर के लिए, एग्जाम के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, जिससे पूरा परिश्रम करने के बाद भी हमें असफलता न देखने को मिले। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम बहुत अच्छा परिश्रम तो कर रहे होते हैं, लेकिन परिश्रम गलत दिशा में जा रहा होता है। एक सही मार्गदर्शन प्राप्त न होने के कारण हम परीक्षा में बार बार असफल होते चले जाते हैं। तो आइए उसी चीज को समझते हुए हम ये निश्चय करते हैं कि इस बार उन गलतियों को न दोहराते हुए एक अच्छे तरीके से उच्च स्तर के एग्जाम की तैयारी करते हुए इस बार सभी सफल होंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों को जान लेते हैं। तो हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि अध्यापकों के लिए होता है, एचटेट इसको कहते हैं। तो ये 3 लेवल्स पर आयोजित करवाया जाता है, जिसमें लेवल 1 है पीआरटी के लिए, लेवल 2 है टीजीटी के लिए और लेवल 3 है पीजीटी के लिए। तो मुख्य रूप से हमारा विषय टीजीटी और पीजीटी के लिए है। तो इसके लिए जो बेसिक योग्यता चाहिए वो शायद आप सभी जानते ही हैं कि टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन और बीएड होनी चाहिए, पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड होनी चाहिए, तब हम इस एग्जाम के लिए योग्य होते हैं। ये चर्चा करते हैं परीक्षा की रणनीति पर। किस तरह की रणनीति होनी चाहिए परीक्षा के लिए, जिससे हम अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें, जिससे हम पूरा परिश्रम हमारा व्यर्थ ना जाए। तो आइए समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम के लिए हमें पाठ्यक्रम का अवलोकन करना जरूरी हो जाता है। हम किसी भी एग्जाम को देने वाले हैं, उस एग्जाम में क्या आने वाला है, कौन सी पुस्तकों का अध्ययन करना है, कैसे अध्ययन करना है, ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम उसका सिलेबस या पाठ्यक्रम ही देखेंगे। तो पाठ्यक्रम में किन किन विषयों को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, ये सारी चीजें समझनी होती हैं। इसलिए एक बार पूरे ध्यान पूर्वक पाठ्यक्रम को जब हम पढ़ लेते हैं तो हमें थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि हमने इससे पहले अपने परीक्षा के लिए किन ग्रंथों को अथवा किन पुस्तकों को पढ़ लिया है और कौन कौन सी पुस्तकें भी पढ़नी बाकी हैं, किनका विस्तार से अध्ययन करना है, किनका सामान्य अध्ययन करना है। ये सारी चीजें पाठ्यक्रम के अवलोकन से हमें ज्ञात हो जाती हैं। पाठ्यक्रम का अवलोकन हम जब कर लेते हैं, पाठ्यक्रम को समझ लेते हैं, तो उसके बाद फिर बारी आती है पिछले प्रश्न पत्रों को देखने की। क्योंकि पाठ्यक्रम को देखने के से ये समझ में नहीं आता कि प्रश्न किस तरह के होंगे, प्रश्नों का क्या स्तर होगा, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से प्रश्नों का स्तर बदलता रहता है। अगर हम एचटेट के प्रश्नों का स्तर देखें तो आजकल एचटेट के प्रश्नों का स्तर बहुत उच्च स्तर का होता है, बहुत हाई लेवल का होता है। तो तैयारी भी उसी अनुसार होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने बुक्स रीडिंग कर ली और ये समझ करके कि सामान्य से प्रश्न आएंगे या मध्यम स्तर के प्रश्न आएंगे और प्रश्न वहां पर जैसे आ रहे हैं उनको देख करके ही चक्कर आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें पिछले कम से कम 8 से 10 वर्षों का जो भी प्रश्न पत्रों का संग्रह है हमारे पास, उसको देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए। उनके प्रश्नों का प्रारूप क्या है, उनके प्रश्नों का स्तर क्या है, और इसी के साथ विषयों के अनुसार उनकी संख्या क्या है। क्योंकि हमें कई विषय लगे हैं, कई विषयों में साहित्य भी है, व्याकरण भी है, अन्य वेद आदि का विषय भी है। तो किस किस विषय से कितने कितने प्रश्न आ रहे हैं, किस किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, इन सारी चीजों को समझते हुए जब हम अध्ययन की ओर बढ़ेंगे तब निश्चित ही सफलता हमें मिलती है, उसके परसेंटेज बढ़ जाते हैं। तो पिछले प्रश्न पत्रों का जब हम अवलोकन कर लें, पिछले प्रश्न पत्रों को बहुत भली भांति समझ लें, तब उसके बाद बारी आती है मूल पुस्तकों के अध्ययन की। अब मूल पुस्तकों का अध्ययन 2 तरीके से होता है। कैसे? एक तो हम सरलता से कठिनता की ओर जाएं, अर्थात हमने पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ा, समझा, उसके प्रश्नों को भी देखा। अब हमें क्या करना है कि जो सरल सरल पुस्तकें हैं, सरल पाठ्यक्रम है, सरल विषय वस्तु है, उसको हम पहले पढ़ते जाएं, और जो चीजें हमें कठिन लग रही हैं, जिसमें समझने की ज्यादा आवश्यकता है, जिसमें समय ज्यादा देने की आवश्यकता है, उसको हम बाद में पढ़ें।
तो सरलता से कठिनता की ओर जाना ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है कि पहले सरल सरल चीजों को जाने और फिर कठिन कठिन को। कई विद्यार्थी सोचते हैं कि ये तो सरल है, बाद में भी पढ़ लेंगे, पहले कठिन को पढ़ लेते हैं। ऐसे में क्या होता है, वो उल्टा उलझ जाते हैं। कठिन पढ़ने चलते हैं लेकिन समझ में नहीं आता, फिर उनके मन में एक अलग तरह का एक परीक्षा के प्रति ये आ जाता है कि पता नहीं कितना हार्ड एग्जाम है, पता नहीं कितना कठिन है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये सारी चीजें। इसलिए जब हम मूल पुस्तकों के अध्ययन की ओर प्रवृत्त होते हैं तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि सबसे पहले सरल पुस्तकों को ही पढ़ें। सरल पुस्तकें जब भली भांति हमें क्लियर हो जाए, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, एक एक विषय वस्तु पर अच्छी पकड़ हो जाए, तब हमें कठिन विषयों की ओर बढ़ना चाहिए। कठिन विषयों को करते हुए फिर उसके बाद प्रश्नों का हल इत्यादि सारी चीजों की ओर बढ़ना चाहिए। दूसरा तरीका मूल पुस्तकों का अध्ययन का यह हो सकता है कि हम पाठ्यक्रम के अनुरूप चलें। जैसे पाठ्यक्रम बना हुआ है, उस पाठ्यक्रम में जो जो क्रमशः विषय हैं उनके आधार पर हम अपना पाठन आरंभ करें। उससे भी हम तैयारी अच्छी कर सकते हैं। लेकिन ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिनके लिए जो पाठ्यक्रम है वो पूरा लगभग एक जैसा सही है। यानी एक तो ऐसी स्थिति है कि वो पाठ्यक्रम पूरा ही नया है, हमारे लिए पूरा ही तैयार करना है, तो हम पाठ्यक्रम के अनुसार चल सकते हैं, आरंभ से लेकर के अंत तक पूरे पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं, या तो पहले सरल सरल पढ़ो उसके बाद कठिन पढ़ो, या फिर डायरेक्टली सीक्वेंस वाइज पढ़ो, क्रम से पढ़ो। इसके बाद जब हम सारी पुस्तकों का अध्ययन कर चुके होते हैं, इसके बाद बारी आती है पिछले प्रश्न पत्रों का हल करने की, यानी पीवाईक्यूज जिनको हम कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पिछले प्रश्न पत्रों को जब हम हल करते हैं तो जरूरी नहीं है कि सभी प्रश्न सही ही हो जाएंगे, उसमें से कुछ गलत भी होंगे। तो जो जो प्रश्न गलत हो रहे हैं उनके विषयों को समझते हुए विषयों को एक अलग नोट भी करना होता है। नोट करने का फायदा ये होता है कि हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं या पिछले प्रश्नों का हल कर रहे हैं, एक बार हमने सारे के सारे प्रश्न हल कर लिए, उसके बाद जो जो प्रश्न हमें नहीं आ रहे थे उन प्रश्नों में क्या विषय पूछा गया था, किस टॉपिक से प्रश्न आए थे, उनको हम दोबारा ठीक तरीके से पढ़ करके अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके फिर से अगर उनको देने चलें तो वो सही हो जाते हैं। और इसके साथ साथ एक और अच्छी बेटर तैयारी हो जाती है, बेहतर तैयारी हो जाती है। इसके बाद जब हम प्रश्न पत्रों का हल कर लें, प्रश्न पत्र कम से कम 8 से 10 वर्षों के तो लेने ही चाहिए, 8 से 10 वर्षों का प्रश्न, जब उन प्रश्नों का हम हल कर लेते हैं तब एक अच्छे लेवल की तैयारी हमारी हो पाती है। इसके बाद जहां से भी यूट्यूब से, टेलीग्राम से या अन्य जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, जहां से भी मॉक टेस्ट या एमसीक्यू जितने भी हमें मिलते हैं एस्टेट से संबंधित या उससे रिलेटेड जो अन्य परीक्षाएं हैं जिनमें उस तरह के प्रश्न आते हैं, उनसे हमें तैयारी करनी चाहिए। अर्थात जब परीक्षा का समय नजदीक हो तब हम जितने ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का हल करने चलें, प्रश्नों के अनुसार हम किसी विषय को पढ़ने चलें, तब वो ज्यादा फायदेमंद होता है, ज्यादा लाभकारी होता है। अब अंत में क्या हमारे लिए बचता है कि जो गलत प्रश्न हमारे हुए थे मॉक टेस्ट में या फिर पिछले प्रश्न पत्रों का हल करते समय, उन प्रश्नों को विषयानुसार पढ़ें कि उनमें कौन कौन से विषय हमें लगे हुए थे और किन किन का हमें अध्ययन करना है। तो उस तरह से अध्ययन करके फिर से वही प्रक्रिया को दोहराएं, प्रश्न पत्रों का हल करें। जब तक आप पूरे सारे के सारे प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, जब तक आपको खुद अपने अंदर आत्मविश्वास नहीं हो रहा है कि अब ऐसी स्थिति आ गई है कि मैंने पूरे पाठ्यक्रम को समझ लिया है, पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ लिया है, उसके बाद सारे के सारे प्रश्नों को मैं कर पा रहा हूं, कोई चाहे उच्च स्तर का है, चाहे कोई मध्यम स्तर का है, चाहे कोई निम्न स्तर का है, कैसा भी प्रश्न मेरे सामने है मैं उसको बहुत अच्छे प्रकार से कर पा रहा हूं, तब मान के चलिए कि आप परीक्षा में बैठने योग्य हैं। तो इतनी सारी तैयारी होनी चाहिए हमारी, तब हम एक अच्छे परिणाम के लिए प्रयत्न कर सकते हैं कि अच्छा परिणाम हमारा आएगा। आइए कुछ चर्चा करते हैं एस्टेट के पीजीटी सिलेबस पर। तो इसमें लगभग हमें 3 भाग लगे हैं शायद। तो जिसमें से प्रथम भाग है एषु पाठ्यपुस्तकेषु नियोजितान् पाठ्यबिन्दून् आधारीकृत्य पठित अपठित गद्यांशाधारिताः बहुविकल्पात्मकाः प्रश्नाः प्रष्टव्याः। तो इसमें हमें पहले तो इन 4 पुस्तकों का अध्ययन करना है। सेमुषी प्रथमो भागः, शेमुषी द्वितीयो भागः, शाश्वती प्रथमो भागः, शाश्वती द्वितीयो भागः। ये पुस्तकें बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, इनको बहुत अगर ध्यानपूर्वक भी पढ़ा जाए तो ये 10 से 15 दिन, नहीं तो अधिक से अधिक 20 दिनों में बहुत अच्छे से इसको कवर किया जा सकता है इस विषय को। इसके बाद हम इससे आगे जो पाठ्यक्रम है ये सूत्रों वाला, व्याकरण वाला पाठ्यक्रम है जो कि संज्ञा प्रकरण से है। एतानि सूत्राणि आधारीकृत्य संज्ञा प्रकरणतः सामान्य प्रश्नाः। इन सूत्रों को आधार मान करके संज्ञा प्रकरण से कुछ सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे। अब सामान्य प्रश्नों को समझ करके सामान्य प्रश्नों को देख करके
ऐसा मत समझना कि बहुत ही सामान्य स्तर के प्रश्न होते हैं, नहीं, कठिन प्रश्न भी होते हैं, उच्च स्तर के प्रश्न भी होते हैं। यानी तैयारी हमारी तैयारी हमेशा उच्च स्तर की ही होनी चाहिए, भले ही परीक्षा में प्रश्न सामान्य हो, उससे भी निम्न स्तर के हो, लेकिन तैयारी जब भी हो पूरी तैयारी हो। इस हिसाब से तैयारी नहीं होनी चाहिए कि सामान्य प्रश्न लिखे हुए तो सामान्य प्रश्नों की तैयारी की और बस, ऐसा नहीं। तो इत संज्ञा, प्रत्याहार संज्ञा, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, संयुक्त संज्ञा, सवर्ण संज्ञा, उच्चारण स्थानानि, पद संज्ञा और प्रयत्न, इन सभी सूत्रों को पढ़ते हुए, इन सभी संज्ञाओं को पढ़ते हुए हमें प्रश्नों का अभ्यास करना है। इसके बाद कुछ संधि के सूत्र हैं। संधि और संधि विच्छेद दोनों ही एचटेट में है, यानी संधि करना भी आना चाहिए और संधि विच्छेद कैसे होता है वो भी आना चाहिए। सिर्फ संधि करना या सिर्फ संधि विच्छेद सीखना पर्याप्त नहीं है। तो ये कुछ सूत्र हैं। इको यणचि अकः सवर्णे दीर्घः आद्गुणः वृद्धिरेचि लोपः साकल्यस्य स्तोः ष्टुनाष्टुः जलां जशोन्ते यरोनुनासिके नासिको वा तोर्लि झयोः उदस्थास्तंभोः पूर्वस्य झरोझरि सवर्णे छे च षष्ठोटि मोनुस्वारः अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः गमो ह्रस्वादचि गमुन्नित्यम् एचो यवायावः वान्तो हि प्रत्यये अचोन्त्यादिति एते धत्यूत्सु उपसर्गात् धृति धातौ एङ्गी पररूपम् ओमाङ्गोश्च एङ्गः पदान्तादति ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यं विसर्जनीयस्य सः ससजुषोरुः अतोरोरप्लुतादप्लुते हसि च भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि रोसुपि रोरी ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणा। इन सारे सूत्रों को बहुत अच्छी तरह से समझ करके, कौन कौन सी संधि किस सूत्र से होती है उसको समझ करके और संधि विच्छेद करना जब हमें आ जाएगा तभी पाठ्यक्रम पूर्ण माना जाए। तो ऐसे ही समासों में हमें मध्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कुछ सूत्र लगे हैं। लगभग सभी समास हैं इसमें, केवल समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। यहाँ पर लिखा है एतेषां सामान्य परिचय पदानाम समासः समास विग्रह, यानी सबसे पहले तो इनका पूरा परिचय जानना है। केवल समास क्या होता है, क्या लक्षण है इसका, अव्ययभाव समास क्या होता है, इसका क्या लक्षण है, तत्पुरुष क्या है, कर्मधारय क्या है, द्विगु क्या है, द्वंद्व क्या है, बहुव्रीहि क्या है। इसका जब हम बेसिक सारा परिचय समझ लेंगे उसके बाद ही हम पदों में समास कर पाएंगे। फिर समास करने के कौन कौन से सूत्र हैं, किस किस लक्षण में कैसे लक्षण घटित होता है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद सिर्फ समास कर देना ही पर्याप्त नहीं है, समास का विग्रह भी करना है, कहाँ पर कौन सा समास है इसको समझना भी है। और ये तभी हो पाएगा जब हम बहुत अच्छी प्रकार से इन मध्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार सूत्रों को पढ़ पाएंगे। द्वितीय भाग में हमें कुछ शब्द रूपों का ज्ञान और विभक्ति आधारित प्रश्न हैं, ये भी सूत्र सहित हैं, इनके लिए भी हमें सूत्र पढ़ने हैं। तो इनमें कुछ शब्द रूप कौन कौन से हैं, जो कि कृष्ण, रमा, हरि, मति, पति, सखिन, गुरु, वधु, आत्मन, नदी, लक्ष्मी, धेनु, मातृ, पितृ, वारी, दधि, मधु, राजन, मनस, सर्व। ये जो सर्व शब्द है त्रिषु लिंगेशु, यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में ये पढ़ना है। तत्, एतत्, इदम, ये तीनों शब्द रूप भी तीनों लिंगों में पढ़ने हैं, और अस्मत् और युष्मत्। इसके बाद हमें कुछ धातुओं को दशो लकारों में उनके रूपों को याद भी करना है और उनके वाक्य प्रयोग को भी देखना है, वाक्य में उनका किस तरह से प्रयोग होता है ये भी समझना है। तो परस्मैपदी धातुएं हैं भू, पट, अस, क्री, ज्या, शक, पा, हन, लिख, चिंत। इसके बाद आत्मनेपदी धातुएं हैं एद, सेव, लभ, रुच, मुद, याच। इसके बाद उभयपदी धातुएं हैं क्री, पच, मन, ये तीन। इसके बाद हमारा पाठ्यक्रम है प्रत्ययों का, उनका सामान्य ज्ञान और किस शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये पहचानना, और इस शब्द से ये वाला प्रत्यय लग करके या इस धातु से ये वाला प्रत्यय लग करके कौन सा रूप बनेगा ये भी समझना। तो निम्नलिखितानां प्रत्ययानां सामान्य ज्ञानम पूर्वकृदंत, उत्तरकृदंत, तद्धित, स्त्रीलिंगश्च मध्य सिद्धांत कौमुदी अनुसारम सूत्र सहितम प्रकृति प्रत्यय आधारिताः प्रश्नाः। तो मध्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही हमें पूरे सूत्रों को पढ़ना है और फिर प्रकृति और प्रत्यय से आधारित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। इन सभी को बहुत अच्छी तरह से समझना है। तो बहुत सारे प्रत्यय हैं, तक, तवतु, क्षत्रि, शानच, ओ, यत, तव्य, तव्य, अनियर, केलिमर, क्यप, अणियत, अणुल, त्रिच, ल्यू, निणी, क, शुन, वुन, अन, टक, ट, खश, खच, ड, त्वा, ल्यप, क्विप, तुमुन, घय, तिन, वसु, शाकन, गश्रु, क्नु, इत्र, स्ट्रन, नंग, नन, अच, अप, की, अंग, युच, नमुल, मतुप, तरप, तमप, इष्ठन, न्य, ठक, थन, ठय, त्यण, तल, य, द्वलच, वलच,
छ, त्यप, म, एन्य, मयट, श्लयम, डट, तीय, उरज, र, मिनी, तिकन, च्वी, टाच, साती, विनी, टाप, चाप, गीत, गीस, गीन, ओम और ती। इन सभी प्रश्नों को इन सभी प्रत्ययों को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ करके बहुत अच्छी तरह से तैयारी जब हम कर पाएंगे तभी हम प्रकृति और प्रत्यय आधारित प्रश्नों को दे पाएंगे। इसके बाद कारक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है, जो बहुत कठिन नहीं है, ये बहुत सरल विषय है व्याकरण का, क्योंकि इसमें सूत्रों को पढ़ना होता है और कहाँ किस नियम के अनुसार कौन सी विभक्ति होगी, वाक्य निर्माण कैसे होगा, सिर्फ इतना समझना होता है। बहुत ज्यादा कठिन विषय ये नहीं होता है। इसके बाद तृतीय भाग में कुछ छंदों और अलंकारों का परिज्ञान है। परिज्ञान से तात्पर्य होता है कि इनका पूरा ज्ञान, सारी चीजें इनको समझनी है। यानी अनुष्टुप का सिर्फ उदाहरण याद कर लिया इतना ही पर्याप्त नहीं होगा। अनुष्टुप का लक्षण, वो उदाहरण में घटित कैसे होगा वो, और सभी इनके उदाहरण और इनके भेद और उपभेद सारे। अगर अनुष्टुप के 4 भेद हैं तो उन चारों के चारों भेदों को समझना इत्यादि। तो इन सभी छंदों को, इन सभी अलंकारों को बहुत विस्तार से पढ़ना है। तो जिसमें छंदों में है अनुष्टुप, आर्या, इंद्रवज्रा, उपजाति, वंशस्थ, द्रुत विलंबितम, वसंत तिलका, मालिनी, शग्धरा, शार्दूल विक्रीडितम, शिखरिणी और मंदाक्रांता। अलंकारों में है अनुप्रासः, यमकम, श्लेषः, उपमा, अर्थांतरन्यासः, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दृष्टान्तः, संदेहः, भ्रांतिमान, निदर्शना। ये हमें छंद और अलंकार पढ़ने हैं, लक्षण उदाहरण सहित। इसके बाद कारक प्रत्यय और समास पर आधारित वाक्यों में अशुद्धि संशोधन करने के लिए कुछ प्रश्न आएंगे। अशुद्धि संशोधन से तात्पर्य है कि वो परीक्षा में अशुद्ध पद देंगे, अशुद्ध वाक्य बना करके देंगे, हमें उसको व्याकरणीय आधार पर, विशेष रूप से कारक प्रत्यय और समास के आधार पर शुद्ध करना है। इसके साथ हमें इसी में उपसर्ग का, प्रत्यय का, अव्यय, विशेषण, विशेष्य, विलोम पद और पर्याय पदों का ज्ञान होना चाहिए। यानी उपसर्गों को जानना है, 22 उपसर्ग होते हैं, सभी को जानना है। प्रत्ययों को जानना है, जो प्रत्यय हम पीछे पढ़ेंगे। अव्यय क्या होते हैं उनको समझना है, लक्षण और कैसे उनको धातुओं के साथ प्रयोग किया जाता है। विशेषण, विशेष्य क्या है इसको समझना है। विलोम पद बहुत सारे, इनको स्मरण करना है, इनको समझना है। पर्याय पदों को समझना है। इसके बाद हमारा कुछ वैदिक विषय है वेदों से रिलेटेड। इसमें सबसे पहले तो हमें वेदों के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद यानी चारों वेदों का सामान्य परिचय हमें पता होना चाहिए। तो सामान्य परिचय में क्या आता है? ऋग्वेद के सामान्य परिचय में सिर्फ ऋग्वेद में क्या विषय वस्तु है इतना ही पर्याप्त नहीं है। ऋग्वेद से संबंधित कौन कौन से अन्य ग्रंथ हैं जो ऋग्वेद के ऊपर हैं, वो जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद, ऋग्वेद के आरण्य ग्रंथ, ऋग्वेद के कल्पसूत्र आदि। और इसी के साथ इन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का अनुवाद किन किन भाषाओं में हुआ है, किन्होंने किया है, ये सारी जानकारी सामान्य परिचय के अंतर्गत आती है। यानी अगर विशेष परिचय अगर कहीं कहा जाए तो इसका मतलब तो उस पूरे ग्रंथ को पढ़ना ही है, लेकिन सामान्य परिचय के अंतर्गत सिर्फ उनको पूरी तरह से ना पढ़ के बाकी जितनी भी उनकी बेसिक चीजें हैं, बेसिक जानकारी, वो सारी प्राप्त करना, ये सामान्य परिचय के अंतर्गत आएगा। इसके बाद हमें सूक्त लगे हुए हैं कुछ, जो कि अग्नि, पुरुषः, हिरण्यगर्भः, इंद्र, भूमि और प्रजापति। ये विषय बहुत आसान है, बहुत सरल है। इसके बाद संवाद सूक्त, ये हमें 4-5 संवाद सूक्त लगे हैं, जिसमें यम यमी संवादः, पुरुर्वा उर्वशी संवादः, सर्मापणि संवादः, सुनः शेपः ज्ञानम्। ये यहाँ पढ़ने के बाद लगभग सभी जगह, सभी एग्जाम्स में काम आता है, क्योंकि ये नेट में भी है, ये टीजीटी, पीजीटी इसमें भी है, अन्य लगभग संस्कृत के जितने भी एग्जाम होते हैं सब में यम यमी संवाद इत्यादि संवाद सूक्त आते ही हैं, पाठ्यक्रम में होते ही हैं। इसके बाद पुराणों के अंतर्गत हमें अग्नि, ब्रह्म, विष्णु, वायु, पद्म, भागवत, स्कंद और भविष्य, इनका सामान्य परिचय, इनको पूरा नहीं पढ़ना है, इनका सिर्फ सामान्य परिचय हमें प्राप्त करना है, सामान्य परिचय को जानना है। उपनिषदों के अंतर्गत हमें ईश, कठ, केन, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, मुंडक, मांडुक्य, श्वेताश्वतर, इनका सामान्य परिचय करना है। ऐसे ही वेदांगानी यानी वेदांगों के अंतर्गत हमें शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, ज्योतिषः, छंदः, निरुक्तम, इनका सामान्य परिचय जानना है। अब बारी आती है लौकिक साहित्य की। तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत रामायणम, महाभारतम, श्रीमद् भगवत गीता, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, बुद्धचरितम, सौंदरानंदम, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, जानकी हरणम, हर विजयम, मेघदूतम, गीत गोविंदम, दशकुमार चरितम, कादम्बरी, हर्षचरितम,
शिवराज विजयम, स्वप्न वासवदत्तम, मृच्छकटिकम, उत्तर रामचरितम, मुद्रा राक्षसम, वेणी संहारम, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंदम, मालती माधवम, अनर्घ राघवम, वासवदत्ता, हितोपदेश, पंचतंत्रम, बृहत कथा और कथा सरित सागर। इसके इससे रिलेटेड जो भी बेसिक जानकारियां हैं, यानी इन लौकिक साहित्यों के अंतर्गत जो भी इनके कवि हैं, इनकी रचना का जो विभाजन है, कितने अध्याय किसमें हैं, कितने सर्ग किसमें हैं, कितने अंक किसमें हैं, ये सारी जानकारी और ये कब कब के लिखे हुए उस पूरी समय सीमा का ज्ञान होना, ये लौकिक साहित्य में आएगा। इसके बाद कुछ आधुनिक संस्कृत कवि हैं, जो ये 4 कवि हैं, देवर्षि कलानाथ शास्त्री, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, पंडित पद्म शास्त्री और डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री। इन चारों विद्वानों के बारे में, इन चारों कवियों के बारे में भी हमें समझना है, इनका पूरा परिचय प्राप्त करना है। ये हमारा टीजीटी का पूरा पाठ्यक्रम है, जिसको हमने देखा, समझा और इसी के साथ हमने आज पूरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से हमें परीक्षा को तैयार करना चाहिए, कैसी सही रणनीति होनी चाहिए, इस सभी चीजों को जाना। आशा है कि आप इससे लाभ प्राप्त करेंगे और निश्चित ही आने वाली एचटेट की परीक्षा में कुछ अच्छा करेंगे, अच्छे परिणामों के साथ आएंगे। धन्यवाद।